हेलो चैम्स, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आपको पता है हम सेक्शन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें कि हमारा आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, जो कि है हमारा अप्रिसिएशन। देखो, अप्रिसिएशन आता तो 4 मार्क के लिए, बट बच्चे इसमें भी 4 मार्क कमा नहीं पाती। बट इसके जो 4 मार्क्स होते हैं ना, बहुत इजीली अर्न करने वाले मार्क्स होते हैं। तो आई होप आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद आप में से एक भी बच्चा अप्रिसिएशन के मार्क्स छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फुकड़ के मार्क्स होते हैं और जहां भाई फुकड़ की चीज मिले वहां हमें बटोर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 8 अप्रिसिएशन बताने वाला हूँ कि कौन से अप्रिसिएशन में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। देखो, अप्रिसिएशन का फॉर्मेट तो सेम है, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अप्रिसिएशन को पॉइंट वाइज लिखते हैं, बट आपको उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। आपको उसको क्या करना है, आपको उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। सर पैराग्राफ फॉर्म में क्यों? बिकॉज अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो आपको सटीक चीजें, ग्रामर एरर्स वगैरह सारी चीजें रिजॉल्व करके देनी होती है। बट वहीं पे इफ अगर आप उसको पैराग्राफ वाइज लिखते हो, तो अगर टीचर ने आपके मार्क्स काटे भी तो वो आपको 3.5 मार्क्स दे ही दे देगा 4 मार्क्स। और 3.5 मार्क्स मिले तो राउंड फिगर हो गए, 4 मार्क्स हो गए। तो इसीलिए हमें अप्रिसिएशन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। हमें ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, ज्यादा बड़ा पेज भी नहीं भरना। हमें मोस्टली हाफ पेज में या फिर एक सप्लीमेंट में हमारा खत्म हो जाना चाहिए। यानी मोस्टली हमें 3 पैराग्राफ में हमारा अप्रिसिएशन डन करना है। तो सर अप्रिसिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है? अप्रिसिएशन का भी फॉर्मेट याद रख लो। पहले आपको बताना है कौन सी पोयम है, देन पोएट के बारे में बताना है, देन पोएट ने क्या काम किया है, देन पोयम की थीम क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, या फिर उसमें रिपीटिशन, उसमें से बोलते राइमिंग स्कीम वगैरह क्या है वो बतानी सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में आपको सिर्फ सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा देना है, एंड साथ ही साथ में लाइक एंड डिसलाइक वाली चीजें देना है। क्लियर हुआ? बस इतनी चीज आप लिख लेते हो, आपको फिगर ऑफ स्पीच के 4 मार्क्स एनी, सॉरी, आपको अप्रिसिएशन के 4 मार्क्स एनी हाउ मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दिख रही होगी। कौन सी पोयम है हमारी? द सॉन्ग ऑफ द रोड। अब देखो, द सॉन्ग ऑफ द रोड में क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो, द सॉन्ग ऑफ द रोड लिखा किसने है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा। किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन। मैंने इसको बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में लिख के दिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो एंड समझने में भी इजी हो। देखो बच्चा, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो सेक्शन 2 है, प्रोज वाला जो सेक्शन है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर कैसे कंप्लीट हो जाता है? तो कंप्लीट होने का रीजन ऐसा है उसका, कि देखो आपने अप्रिसिएशन पढ़ा है तो आपको पूरी पोयम ऑलरेडी पता है कि पोयम में क्या है क्या नहीं है। तो जो प्रोज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी तो भाई पोयम से ही आते हैं तुम्हारे। तो जब वो पोयम से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता है कि उसमें कहाँ पे कैसा लिखना है, तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस भी वहां पे लिख सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें मोस्ट ऑफ द इसमें क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, खुद से बना के लिखना था। क्या करना था? खुद से बना के लिखना था। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो अभी देखो, आपके बुक में 2.1 तो जो फर्स्ट पोयम है वो है द सॉन्ग ऑफ द रोड, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये लिखा किसने है? वॉल्ट विटमैन ने। पोएट कौन थे? वॉल्ट विटमैन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के भी एंड उसको एक्सप्लेन करके भी देता हूँ। इज एन इंस्पायरिंग पोयम दैट सेलिब्रेट्स फ्रीडम, एडवेंचर एंड द जॉय ऑफ लाइफ जर्नी। देखो यहाँ पे उन्होंने सेकंड लाइन में आपको पोयम के बारे में बताया है कि पोयम क्या है। तो पोयम किसके बारे में है? सेलिब्रेट लेट्स को, किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? फ्रीडम को कर रहे हैं, एडवेंचर को कर रहे हैं, एंड अपने जॉय मतलब अपनी खुशी को कर रहे हैं। जो उनकी लाइफ की जर्नी है उसको खुशी खुशी वो व्यतीत कर रहे हैं। देन विट्समैन, a renowned American poet known for his free verse style, presents life as an open road full of opportunities। देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि जब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा पोएट के बारे में भी बताना होता है, तो वही यहाँ पे पोएट के बारे में भी मेंशन किया गया है। पोएट कैसे थे? ये एक अमेरिकन पोएट थे, और ये मोस्टली जाने किस लिए जाते थे? ये मोस्टली आपके जाने जाते थे आपके फ्री वर्स पोयम, मतलब कि आप विदाउट फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हुए पोयम्स को लिखने के लिए मोस्टली ये जाने जाते थे। क्लियर हुआ? देन presents life as an open road full of opportunities. The little itself suggests optimize and movement, encouraging readers to step forward with the confidence and excitement. The poem focuses more on the experience of a traveling rather than reaching a destination, highlighting the beauty of exploration and self discovery. देखो आज के डेट पे हमें घाई बहुत होती है, कोई भी चीज की घाई बहुत होती है। तो पोएट का बोलने का ही वही मीनिंग है कि भाई तुम जो जर्नी जा रहे हो ना, वो जर्नी एंजॉय करो,
ना कि क्या बोलते हैं आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने की घाई होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये था एक छोटा सा सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। पोयम किसके बारे में है, पोएट किसके बारे में। आई होप आपको ये चीज याद होगी। सबसे पहला पॉइंट, ये पहले पैराग्राफ में फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट याद रखने का क्या है हमारा, कि पोयम कौन सी है, लिखा किसने है। देन पोएट का, पोयम किस पर डिपेंडेंट, मतलब किस टाइप ऑफ पोयम है, क्या क्या है पोयम में। पोयम में क्या क्या है आपका, वो फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में बताया है, एडवेंचर्स के बारे में बताया है, एंड एक जो जिंदगी उनकी एक जर्नी के टाइप में, वो उस जर्नी को खुशी खुशी इंजॉय कर रहे हैं, इसके बारे में बताया है। हाँ कि ना। देन उसके बाद में थोड़ा सा बताया है कि पोएट क्या थे, पोएट अमेरिकन पोएट थे, एंड उनका क्या क्या स्पेशलिटी थी, वो चीजें बताई। देन द थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था उस इस पैराग्राफ का क्या था, वो इस पैराग्राफ का था कि पोयम किस बारे में लिखी हुई है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना। अब देखो नेक्स्ट, द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स विच इज रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पोयम, सॉरी डिस्टर्ब इन द डिस्क्राइब इन द पोयम। अब देखो जो पोयम है वो क्या बोलते हैं, टोटली फ्री वर्स में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, फ्री वर्स में लिखी है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है कि फ्रीडम के बारे में टोटली पोयम डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है। देन देखो, विथमैन यूजेस सिंपल डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज दैट मेक्स द पोयम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेबल। देखो कभी कभी ना पोयम समझना बहुत हार्ड हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच उसकी समझ में नहीं आती है। मतलब अगर जितना पोयम फ्री वर्स में रहेगा उतना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में रहेगा। तो वही पोएट ट्राई करते थे कि जो पोयम है वो एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में हो, जिस वजह से वो सबको इजीली समझ में आ सके। क्लियर हुआ? हाँ कि ना। देन सेकंड, poetic device such as repetition and vivid imagery help created a rhythm and allow readers to visualize the open road and feel the excitement of the journey. The poet also directly invites the reader to join him, creating a sense of championship and shared human experience. तो अभी देखो ये जो पोयम है इसमें कुछ रिपीटिशंस है, कुछ इमेजिनरी थिंग्स है। अब देखो आप यहाँ पे ना मैंने तो वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आपको अगर पोयम के पोएटिक अप्रिसिएशन में एकदम थोड़ी-सी जान डाल देनी है ना, तो आप वहाँ पे राइमिंग स्कीम भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ए ए, बी बी, ए बी, ए, ऐसे जो राइमिंग स्कीम्स होते हैं ना, ये भी चीज़ें आप उसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपके पोएटिक अप्रिसिएशन में थोड़ी-सी और क्या आ जाएँगी, जान आ जाएँगी। क्लियर हुआ? देन उसके बाद ओवरऑल सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब मैंने आपको बताया था पोयम किस बारे में है, पोयम क्या मैसेज दे रहा है, ये चीजें आपको मेंशन करनी, और लास्ट पैराग्राफ में आपको वही चीजें मेंशन करनी है। तो कि देखो, ओवरऑल सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, सेल्फ रिलायंस एंड ओपन्स टू द अननोन। The poem encourages us to live life courageously, embrace new experience, and walk forward with a positive attitude. Its universal message and free-flowing style make it a relevant even today. This poem is a beautiful celebration of a life, liberty, and the human spirit, leaving a lasting impact on the reader. देखो ये जो पोयम के जो सेंट्रल थीम है ये बेसिकली है क्या, ये पोयम मोस्टली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, सेल्फ रिलायंस को बिल्ड करने के लिए बताया, मैसेजेस देता है। देन सेकेंडली आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ में छोटा छोटा सा कुछ बुरा हो गया तो आप उसको भूल जा, मतलब आप उसी में अटक जाए और आप क्या बोला, अरे यार ये खराब हो गया, अब मैं इसको कैसे सुधारूँ। इसके जगह आप क्या कर सकते हो कि आप उसको, हाँ ठीक है ये बुरा हो गया ना मुझसे, ये गलती हुई थी ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट इसमें इस गलती को सुधार लूंगा, एंड आप उस पॉजिटिव माइंडसेट से आप क्या करें, आप आगे बढ़ते हुए रहें। तो ये एक छोटा सा सेंट्रल थीम था किसका, पोयम का। क्लियर हो गया? हाँ कि ना। आई होप आप लोगों को अप्रिसिएशन कैसा लिखना है समझ में आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि अप्रिसिएशन कैसा लिखते हैं। एंड सेकेंड चीज, आप बेटा पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी पोयम एक्सप्लेन करके नहीं दिया होगा इस फॉर्म में। तो आई नो कि एक बार अप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, एक बार अप्रिसिएशन आपको याद हो गया ना, तो आप कोई भी पोयम आप भूल ही नहीं सकते हो। पोयम को पढ़ के समझना इज मोर टफ देन आप अप्रिसिएशन को इजीली याद करके एंड समझ के लिखो। क्लियर हुआ? मैं ये नहीं बोलता आप यही अप्रिसिएशन रट्टा मारो, मैंने जस्ट एक फॉर्मेट दिया है। आप क्या कर सकते हो, आप इसी अप्रिसिएशन को अपने वर्ड्स में भी फ्रेम कर सकते हो, अगर आपको ये वर्ड भी टफ लगे। आई डोंट थिंक कि ये वर्ड आपको टफ लगेगा,
बट इफ लगे तो आप इसको और अपने वर्ड्स में क्या कर सकते हो, आप इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ, हाँ कि ना? अब हम आते हैं नेक्स्ट पोयम की ओर, जो कि है इंडियन व्यूवर्स। द पोयम इंडियन व्यूवर्स ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द लाइफ एंड क्राफ्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन व्यूवर्स. It highlights their dedication, skill, and perseverance as they create vibrant and interact fabrics despite facing many hardships. Through rich and vivid imagery, the poet describes the colorful thread and rhythmic movement of the viewers, which reflects the beauty and the depth of India's culture heritage. तो देखो इंडियन व्यूवर्स का मतलब क्या है? जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं ना, पहले के टाइम पे कैसे चरखे से क्लोथ्स वगैरह बनते थे, वैसे उनको हम इंडियन व्यूवर्स बोलते हैं। तो जो इंडियन व्यूवर्स थे वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे। मतलब क्या, वो एक बहुत मस्त ट्रेडिशनली डिजाइन बनाते थे, जिस वजह से मतलब क्या बोलते हैं, जो देखने के लिए मतलब एक फॉर्म ऑफ आर्ट करते थे वो, किसमें एक अपनी स्किल्स के थ्रू कपड़ों में या फिर वॉल पेंटिंग वगैरह टाइप में। क्लियर हुआ? तो पोयम में भी वही चीज बताई गई है, पोएट ने वही चीज बताई है फर्स्ट इसमें, इस पोयम में। क्लियर हुआ? देन इसमें सेकंड पैराग्राफ क्या होता है? द पोएट डीपली एडमायर द पेशेंस एंड आर्टिस्ट्री ऑफ द व्यूवर्स। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आर्ट करने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप क्या बोलते हैं, कितना ज्यादा आप में पेशेंस है। जितना ज्यादा आप में पेशेंस होगा, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से वो आर्ट को परफॉर्म कर पाओगे, उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगेगा, इफेक्टिव बनेगा। तो इसलिए नॉट ओनली आर्ट, बट अगर आप बाकी भी जगहों पे, जैसे कि आपको कहीं पे भी आज जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो आप पढ़ाई करने पे भी अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करेंगे, मतलब ऐसा नहीं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, थोड़ा-सा मैं फिज़िक्स पढ़ लूँ, थोड़ा-सा मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँ, थोड़ा-सा मैं बायोलॉजी पढ़ लूँ, थोड़ा-सा मैं अब मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज़ कर, अरे यार इंग्लिश छूट रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। नहीं, नहीं सर के वीडियोज़ जा रहे हैं, मैं पहले वीडियोज़ कंप्लीट कर। तो अगर आप विदाउट पेशेंस आप ये सारी चीज़ें अगर आप कंटीन्यूअसली मल्टीपली आप करते रहोगे, तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं पे आप क्या करो, एक सब्जेक्ट उठाओ, कंप्लीट करो, वाइंड अप करो, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओ। इसमें क्या आपकी पढ़ाई भी होगी, आपको समझ में भी आएगा एंड आपकी चीजें भी कंप्लीट होती जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो वही है कि अगर आप स्केचिंग कर रहे हो, अब अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, देखो अगर आप स्केचिंग कर रहे हो, आपको प्रॉपरली पेशेंस अगर आपको होगा, तभी आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे डार्क ग्रीन जाएगा, कहाँ पे लाइट ग्रीन जाएगा, कहाँ पे स्काई ब्लू जाएगा, कहाँ पे डार्क ब्लू जाएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ना बेटा कि कहाँ पे कौन-सा कलर जाने वाला है। इसके लिए भी आपको पेशेंस होना चाहिए। जब पेशेंस रहेगा तो आप सोचोगे उसके बारे में। जब आप सोचोगे तो आप एक अलग सी क्रिएटिविटी ला क्रिएटिविटी होना, या इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर सबसे फर्स्ट पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी अपने आप आना शुरू हो जाती है। व्हाई ऐसा होता है? बिकॉज़ कि आप उस चीज़ के बारे में प्रोसेस, आपका माइंड जो है उस चीज़ों के बारे में प्रोसेस करता है, समझता है उन चीज़ों के बारे में। दैट्स व्हाई आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ? Then, the process of a weaving is shown as a humorous blend of a human effort and nature, where each thread symbolizes the diversity and unity of the Indian culture. This comparison adds emotionally depth and culture significance to the poem. देखो, ये पोयम टोटली आपके कल्चर के बारे में बताती है कि आपका इंडियन कल्चर कैसा था। ठीक है? इंडियन कल्चर, इसमें आपको नेचर की रिस्पेक्ट करना मिलेगा। अगर आप देखोगे, आप कोई भी धर्म उठा के देख लो इंडिया का, आप देखेंगे उसमें कि आपके हर धर्म में कभी ना कभी, कोई ना कोई इसमें आप नेचर की पूजा करते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ यही है कि हम अपने नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। जो कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, वो आज की चीज़ों पे हमारी खत्म, वो लोग भी वही चीज़ें अपना रहे हैं। वो लोग भी हमारे इंडियन कल्चर ही अपना रहे हैं। बट दे शो कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज़ उनको पता है कि अगर इंडिया को नहीं दबाया तो आने वाले टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री बनेगा, और ये अमेरिका, चाइना ऐसी कंट्रीज होने नहीं देना चाहती हैं। जो हम कर रहे हैं, हम जॉब करके अमेरिका भाग जाएंगे, भाई सबसे गलत माइंडसेट है। आई थिंक अगर आप इंडिया में रहोगे, आई नो कि अमाउंट ऑफ मनी तो आप कम कमाओगे, बट जो चीजें सीखोगे इंडिया में वो ज्यादा सीखोगे। हाँ,
स्टडीज करने के लिए आप अब्रॉड वगैरह जा सकते हो, बट आई थिंक जॉब वगैरह अगर आप कुछ टाइम पे वहाँ पे जॉब भी कर लो, बट आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप इंडिया शिफ्ट हो जाओ, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, अभी देखो, in conclusion, Indian viewers serves as a heartful tribute to the craftsmanship of Indian viewers and their role in preserving the nation's culture identity। देखो इंडियन व्यूवर्स जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया का एक एक तरह से कल्चर को सेव करके रख रहे हैं, बचा रहे हैं अपने आर्ट्स के फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये पोयम बनी हुई थी। देन द पोयम एनकरेजेस रीडर्स टू रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी बिहाइंड एवरी हैंडमेड फैब्रिक। देखो हम मोस्टली बोलते हैं रॉल्स रॉयल्स अपने हाथ से बनाती है गाड़ियां, ये अपने हाथ से कस्टमाइज करती हैं। ठीक है, बट हम भी तो अपने इंडिया में अपने हाथ से, और जो चीज हाथ से बनती है उसमें एफर्ट ज्यादा लगते हैं, उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा लगती है, उसमें परफेक्शन ज़्यादा। मशीनरी चीज़ें आई नो वो एक बार बन गई तो आपकी परफेक्शंस आएँगे। बट अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आपको हर बार वो स्क्रैच ज़ीरो से मेहनत करते हुए ऊपर तक खिलाना पड़ता है, वो भी सेम इफ़ेक्ट डालने के लिए। तो वही चीज़ें ये पोएम बताती है कि यार ये पोएम्स पढ़ने के बाद जो रीडर्स थे, उनके अंदर अपने कल्चर को लेके रिस्पेक्ट जागी। उनको पता चला कि एक्चुअल में एफर्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे कल्चर को सेव करने के लिए भी एफर्ट्स। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? आई होप आपको ये पोयम भी समझ में आई होगी। अरे हाँ कि ना? अब आते हैं हम थर्ड पोयम द इनकैप रॉक में। द इनकैप रॉक इज अ नरेटिव पोयम रिटन बाय रॉबर्ट सॉथी, a famous English poet of a romantic era known for poem with a strong moral message। जिस तरह हमारे इंडिया में शाहरुख खान फेमस है किसके लिए, रोमांटिक चीजों के लिए, उसी तरह ये जो रॉबर्ट सॉदिफ जो पोएट थे, ये भी रोमांटिक एरा के एक फेमस पोएट थे। ये रोमांटिक पोएम्स बहुत अच्छी लिखा करते थे। क्लियर हुआ? तो देखो अब बट सिर्फ में रोमांस ही बस नहीं डालते थे, ये उसमें एक्चुअल मॉरल मैसेजेस भी डालते थे कि जो आने वाली जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, उनके ऊपर इम्पैक्ट डाले, उनको पॉजिटिव चीजें सीखने को मिले, उनको न्यू न्यू चीजें सीखने को मिले, मॉरल मैसेजेस मिले उनके पोएम्स के थ्रू। तो देखो, the poem revolves around the dangerous in-cap rock and the warning bell placed to save sailor lives through a gripping story. The poet highlights the contrast between good and evil, setting the stage for a lesson in a poetic justice। तो ये पैराग्राफ का मतलब ये हमें बताता है, इनकैप रॉक करके एक रॉक था जो समुद्र में था, उसमें एक जो हमारे शिप सेलर्स वगैरह थे, उनको बचाने के लिए उसपे एक वार्निंग बेल लगी हुई थी। क्लियर हुआ? जो उनको वार्निंग देती थी कि नहीं आपको, ताकि शिप्स वगैरह उनसे टकराए ना। क्लियर हुआ? अब देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज अ पोएटिक जस्टिस शोइंग दैट एविल डेड्स अल्टीमेटली लीड टू पनिशमेंट। So the uses powerful poetic device such as vivid imaginary to describe the calm sea, the floating bell, and the terrifying storm, which helps readers visualize the scenes clearly. The poem follows a regular rhyming scheme of a rhyming couplets, adding musical flow to the narration. Uh, Personification and alliteration further enhance the dramatic and emotional effect of the poem। तो देखो, इसमें बोला क्या गया था पोएट ने कि इसमें बेसिकली जो पोएट थे, वो मोस्टली जो फिगर ऑफ स्पीच एकदम ऐसे तड़कते भड़कते फिगर ऑफ स्पीच यूज किया करते थे। अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेंशन नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई है। तो आपका भी होमवर्क है कि हर एक पोयम की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको निकाल के इनमें मेंशन करना है। सेकेंड ही चीज, आपका सेकेंड होमवर्क भी क्या है, आपको राइमिंग स्कीम भी इसमें मेंशन करनी है। क्लियर हुआ? तो वही बोला गया है कि इसमें आपके जो पोएटिक डिवाइसेस है वो बहुत ऐसे इम्पैक्टफुल यूज किए गए, जिस वजह से उनके पोएम्स में जान आती है। और जब राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस जब किसी पोएम में यूज हो जाता है, वो पोएम की मजा ही अलग हो जाती है। क्यों? उसमें रोमांटिकनेस, उसमें इमेजिनरी फॉर्म्स बहुत अच्छे से बिल्डअप मिलता है उन चीजों को। क्लियर हुआ? अब इस पोएम का मॉरल मैसेज देखते हैं। द पोएम कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मॉरल मैसेज, एज यू सॉ अ शैल यू रीप।
The weekend actions of the Priatic Sri Ralph bring about his own destruction, proving that greed and cruelty never go unpunished. ये आपको इस मैसेज से क्या आपको इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है कि आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप किसी के साथ क्रुएल्टी शो करोगे तो आपके साथ भी क्रूअल मतलब आपको पनिशमेंट तो उस चीज़ों की मिलेगी ये और इसी जन्म में मिलेगी। ओवरऑल द इन Caprock is an engaging and powerful poem that combines storytelling with a meaningful moral lesson, leaving a lasting impression on the reader. तो ये एक पोयम कैसी है? एक पोयम देखो कोई-कोई लेसन्स कोई-कोई पोयम जो है वो एंगेजिंग पोयम रहते हैं, एंगेजिंग लेसन्स रहते हैं। तो ये भी उनमें से एक है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? आई होप समझ में आया होगा। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोयम पर, जो कि है हमारा हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। देखो ये पोएम में पोएट क्या बोलना चाहते हैं वो हमें भी द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो बाय एगर गेस्ट फोर्सेस on the moral responsibility of individuals to live each day meaningfully. The central theme of the poem is self introspection and the ethical use of time. Through a series of thoughtful questions, the poet urges reader to reflect whether their actions have brought happiness, hope, or comfort to others. The tone of the poem is gentle yet thought of provoking, encouraging self-examinations without harsh criticism. अभी देखो ये पोयम में पोएट बोलना क्या चाहते थे? पोयम में पोएट बोलना ये चाहते थे कि भैया जो आज आपने काम किया है, वो आपके कल को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आज आपने किसी के साथ अच्छा किया है, तो कल आपके साथ डेफ़िनेटली अच्छा होगा। अगर आज आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो कल आपके साथ बुरा होगा। तो यही चीज़ें पोएट बोल रहे हैं कि आज आप लोगों के साथ अच्छा करो, तो आपके साथ कल अच्छा होगा। इसीलिए पोएम का नाम ही क्या है, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। यानी बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? इफ किसी की डेथ हुई तो क्या बोलते हैं यार ये बहुत अच्छा आदमी था। व्हाई उसको बोला उस टाइम पे अच्छा आदमी था? बिकॉज़ उसने अब जब वो ज़िंदा था उस टाइम पे उसने बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे काम कर रखे थे जिस वज़ह से लोग उन्होंने याद रखा पॉज़िटिव वे में। वहीं पे कोई मरता या फिर किसी और की डेथ हो गई तो क्या बोलते हैं अरे अच्छा हो गया मर गया। ये मर गया तो ज़्यादा अच्छा हो गया अगर ज़िंदा रहता तो हमारे लिए हानिकारक होता था। तो यही चीज़ें हैं कि व्हेन यू आर लाइव आप क्या एक्शंस लेते हो, क्या उस पर ये सोसाइटी पर या आपके आस-पास के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। Then, structurally, the poem consists of four quatrains written in rhyming complete, giving it a smooth rhythm and musical quality. Agar guest effectively use rhetorical questions to engage readers and provoke deep reflections. इन्होंने ड्यूरिंग पोयम जब इन्होंने लिखा था उस टाइम पे उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे रीडर्स के साथ जिससे वो क्या बोलते हैं रीडर्स उस पोयम में क्या रहे हैं एंगेज रहे हैं while reading. Then poetic device such as alliteration in phrases like single soul and scare of discontent, antithesis between trial of kindness and scare of discontent and imaginary related to the passing of the time enhance the poem's emotionally impact. This device emphasizes the urgency of living a purposeful and and compassionate life. मतलब ये पोयम में उन्होंने बताया है कि रीडर जो मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, क्यों अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? क्या किस-किस पॉइंट पर करते हैं और किस-किस रीज़न की वजह से करते हैं? क्लियर हुआ? The poem delivers a powerful moral message that true success lies not in personal achievement but in the good we do for others. ने तो इस पोयम का मैसेज ही हमें ये मिलता है कि आप ने क्या अचीव किया, ये किसी को मैटर नहीं करता है। मैटर सबको क्या करता है कि आपने लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अभी देखो the poet inspires reader to develop the habit of daily reflections and to measure life by kindness and service. The simple and conservational language makes the poem universally appealing and easy to understand. Overall, Have You Earned Your Tomorrow leaves a lasting impression by reminding us that earning a better future depends on our action टुडे मैंने अभी बताया जो आज आप काम करोगे वही रिफ्लेक्ट करेगा कि कल आपके साथ क्या होगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये वाली पोएम भी समझ में आई होगी, अप्रिसिएशन समझ में आया होगा। देखो
हर एक इसमें आप मैंने जानबूझ के उसमें फिगर ऑफ स्पीच और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, क्या कौन सा राइमिंग स्कीम यूज हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया है। ये चीजें आपको सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करनी है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम। अब देखो नेक्स्ट पोएम हमारी क्या है, 2.5, फादर रिटर्निंग होम, मतलब हमारे पापा घर में आ रहे हैं। देखो ये चीजें वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जिनके पापा जो हैं, ये पोएम वो लोग मोस्टली रिलेट कर पाएंगे जिनके पापा जो है काम के सिलसिले में दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में रहते हैं, या फिर जिसके जो फादर्स है वो आर्मी वगैरह में है। क्यों? बिकॉज दे नो कि फादर का ना रहना साथ में क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। तो वही है कि जब फादर अपने हॉलीडेज में घर पर आते हैं तो क्या खुशी आती है, हमें क्या एक्साइटमेंट होता है। एक अगर आप एज अ राइटर की जगह में अपने आप को रख के देखिए एंड आप इमेजिन करिए कि आपके फादर जो है वो अब बाहर रहते हैं, एंड उनको अभी छुट्टी मिली है तो वो घर में आ रहे हैं। तो जब वो घर में आ रहे हैं तो आपको क्या-क्या एक्साइटमेंट्स होंगी वो आप इस पोएम में डिलीवर की हुई है। तो अभी देखो द पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्तर सेंसिटिवली portrays the quiet struggle and dignity of an ordinary working man. The poet's father, the title itself creates a personal and intimate mood, focusing on a routine or act that carries deep emotional meaning. The poem captures the father's returning after a long day's work, symbolizing the unnoticed sacrifices and repetitive hardships of everyday life in a modern urban setting। अभी देखो जो फादर लोग रहते हैं, क्या वो लोग वहाँ पे खुश थोड़ी रहते हैं? वो लोगों को भी ऐसा लगता है यार हम कब घर जाएँ, हम कब अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ये चीज़ें उनको भी होती है। देन उसके बाद में वो वहाँ पे क्या-क्या सैक्रिफाइस करते हैं। अब जैसे देखो आपके घर में आपकी मम्मी होती है, तो मम्मी खाना वगैरह बना के जनरली रखी हुई होती है। तो फादर आते हैं तो खा लेते हैं। बट जब आपके अगर सोच लो फादर बाहर है, तो अगर आपके फादर बाहर है, तो उनको खुद से खाना भी बनाना पड़ता, या फिर उनको वो घर का खाना ना मिलता तो वो उनको वो एनर्जी भी नहीं मिलती। देखो घर के खाने से ना हमें वो घर की एनर्जी भी मिलती है। क्लियर हुआ? तो उनको वो एनर्जी नहीं मिलती तो उनको काम करने में भी मज़ा ना आता। बट वो सैक्रिफाइस कर रही किस लिए? आप लोगों के लिए, जिस वज़ह से आप लोग अपना एजुकेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाओ, आप लोग अपने जो शौक हैं ये अच्छे से पूरे कर पाओ। इस वज़ह से फादर जो है हमारे वहाँ सैक्रिफाइस करते हैं। तो वही बोले हैं पोएट ने कि जब हमारे फादर बाहर होते हैं तो वो क्या-क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं, या फिर हम भी क्या-क्या सैक्रिफाइस करते हैं, ये ना तो वो हमारा देख पाते हैं, ना हम उनकी सैक्रिफाइसेस देख पाते हैं। क्लियर हुआ? देखो the central theme of the poem is that emotional and physical alienation faced by the working class in the industrialized world. The father is depicted as tired, ached, and emotionally distant, with unseen eyes, and a striking metaphor comparing him to a word dropped from a long sentence. This image highlights the loneliness, exhaustions, and a sense of a disconnections not only from people but also from the man-made world around him. The poem subtly reflects how modern life creates emotional gaps within the family। यही चीज बताया। देखो अब फादर जो बाहर है तो वो मोस्टली किस लिए यार, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए वो क्या है, बाहर है। हाँ कि ना? तो इसीलिए वो क्यों बाहर है, क्या किस लिए बाहर है, तो ये चीजें हैं कि जब वो बाहर रहते हैं तो क्या इमोशनल गैप्स आ जाते हैं। अब इमोशनल गैप्स क्या होते हैं? आप उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना, आप उतना कन्वर्सेशन नहीं कर पाते अपने फादर के साथ। आप लिमिटेड अमाउंट में ही कन्वर्सेशन कर पाते हो। कभी क्या होता है कि फादर बहुत थक गए हो गए तो आप लाइक ध्यान दो, अब मैं क्या बात करूँ, मैं सो जाता हूँ। ऐसे जो फीलिंग्स आ जाती है फादर, एंड वो इमोशनली गैप्स आ जाते हैं। बट वही चीज़ अगर वो घर में हो, तो ऑफिस से आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, वो काम पर से आते हैं तो हम उनसे एकदम बातें करते हैं, पापा जी हुआ, आज वो हुआ। आई नो इंडिया में ये चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं, बट ये चीज़ होनी चाहिए कि फादर के साथ भी अपने कनेक्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप अपने मदर के साथ कनेक्ट हो। क्लियर हुआ? Then, next, the poem conveys a powerful message about the silent sacrifices made by parents, especially fathers who endure a hardship without complaint for our families. Dilip Chitra's use of free verse, vivid imaginary, and sensory details like muddy couples, yellow light, and humid monsoon night adds realism, emotional depth in
In my opinion, the poem is a moving tribute or to unsung heroes of a daily life and encourages readers to recognize, respect, and empathic with the quiet resilience of their loved ones. तो यही चीज बताता है ये पोयम कि क्या बोलते हैं, जब फादर हमारे घर पे आते हैं, सॉरी, जब हमारे फादर बाहर रहते हैं तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। इसीलिए उन्होंने कुछ फ्री वर्ड्स भी यूज किया है जो कि आपको यूजफुल होगा, जो कि इसमें और जान डालता है एंड और इमोशनली कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ? आई होप आप सभी को ये पोयम समझ में आया, ये अप्रिसिएशन समझ में आया होगा। हाँ कि ना? तो देखो, मैंने 5 पोएम्स के अप्रिसिएशंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। रिमेनिंग 3 पोएम्स के अप्रिसिएशन भी मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। जाके फटाक से सारे अप्रिसिएशंस देख लो, उन्हें पढ़ लो एंड उन्हें इफ पॉसिबल हो समझ के लर्न कर लो। एंड मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है कि सारे अप्रिसिएशंस में आपको राइमिंग स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच खुद से ढूंढ के लिखनी है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको ये वीडियो में समझ में आया हो अप्रिसिएशन कैसा लिखना है, कैसे अपने 4 मार्क्स गंवाने नहीं है। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। बाय बाय।